को आपके ऊपर ये आरोप है गांव में कि आप तो उधर जाते ही नहीं, आप तो सहारनपुर की 2 विधानसभा में हैं। लेकिन एक मुद्दा महंगाई आपको लगता है कि आपको इस बार ये तकलीफ दे होगा चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ दे नहीं है। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल पा रही हैं। सरकार ने 14 दिनों में गन्ना भुगतान का वादा किया था, आपने उसके लिए क्या कदम उठाए कि उनका भुगतान हो सके, किसानों को राहत मिल सके? फील्ड स्टेडियम स्वीकृत है और जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। पूछने भी लगे हैं लोग, क्या सांसद जी की सरकार सुन नहीं रही क्या? इतना लंबा समय प्रयास हो रहा है, ये चीज़ें हम पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूँ। जयंत चौधरी को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो जो है शामिल हो सकते हैं। आपके नेता कहीं स्वागत करते हैं कि वो आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वेस्टर्न यूपी के कई ऐसे नेता हैं, उनके लिए अपनी सीट पर दावेदारी कहीं मुश्किल में आ जाएगी? आपको उसका फायदा नुकसान, आप उसको कैसे देखते हैं? अगर नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और तैयारियां और रणनीति लगातार चल रही है। कैराना लोकसभा सीट की आज मैं बात करूंगा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी सांसद है। और कैराना लोकसभा सीट जो एक ऐसी सीट 2014 से लेकर बनी हुई है, जहां पर कैराना प्लान का मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा। उस सीट पर प्रदीप चौधरी जी सांसद है और आज 5 विधानसभा सीट इस में आती है। और यहाँ लोगों के जो तमाम मुद्दे हैं, वो क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, चर्चाएं हैं, उन पर बातचीत करूंगा। और आने वाले चुनाव में क्या वो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते हैं, खुद के लिए देखते हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह का कंपटीशन, किस तरह की मुश्किलें या किस तरह की संभावनाएं दिखाई देती है, वो सब तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करूंगा। मेरे साथ सबसे पहले सर स्वागत है आपका प्रदीप जी। स्वागत है राहुल जी, आपका भी और आपकी टीम का भी। सर सवाल मेरा यही सबसे पहले, कैराना लोकसभा आप जहां से सांसद आते हैं, फिर एक बार फिर जो है समय आ रहा है वही उसी लोकसभा में जाने का, आप लोग आगे क्या आप लोग देख रहे हैं भविष्य? आप लोग चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो सवाल मेरा यही। निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करते चले आ रहे हैं। तो राजनीति में आदमी जब आता है तो चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो चुनाव लड़ने की तो तैयारी हमेशा हम लोग कर रखते ही हैं, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं है। और लगातार लग रहे हैं जनता की सेवा में, लगातार हम लोग। आज से नहीं, मेरा खुद का ही अपना अगर राजनीतिक जीवन देखें, 2000 में मैं चुनाव की राजनीति में आया था। सबसे पहले विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा और सन 2000 में विधायक बनने के बाद लगातार 5 बार विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद 6ठा चुनाव मैंने लोकसभा का लड़ा। लोकसभा की जनता का बहुत अपार समर्थन और सहयोग मेरे साथ रहा, मुझे लोकसभा में पहुंचने का अवसर मिला। बाबू हुकुम सिंह के बाद में आपको मौका मिला, और जहां अब क्योंकि 2 सीटें विधानसभा की सहारनपुर में आती है, 3 सीटें शामली में, यानी 1.5 जिले से ज़्यादा आपका बड़ा एक क्षेत्र है। लेकिन एक चीज़ें चली, आपने भी देखा होगा कैराना में कि सांसद जी कहाँ हैं, लोग ये पूछने लगे हैं। आपको भी आया होगा ये सब मैसेज? ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जिन्होंने राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उन्होंने नेगेटिव दिमाग लगा करके काम करना होता है। मैं लगातार अपने क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, लगातार उनके समस्याओं के समाधान के लिए लगा रहता हूँ। लगातार शामली, कैराना, झिंझाना सब जगह मैं अपना समय देने का काम करते रहता हूँ। मैं कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी क्षेत्र की जनता के लिए नहीं छोड़ता। एक सवाल मेरा क्षेत्र से है। 3.5 साल पहले करीब जो है एक मुद्दा चला था कि स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनाने के लिए अखबारों में भी खबर आई थी कि सरकार कुछ इस पे बजट भी कुछ बात, आज वो कहीं दिख नहीं रहा, उस पर कुछ बताइए। खेल स्टेडियम स्वीकृत है और जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, उसमें कोई विलम्ब नहीं। 24 से पहले हो जाए? पहले होगा, पहले ही होगा। स्वीकृत है, पैसा भी इसका जारी हो चुका, जल्दी इस पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। एक सवाल दोहरीकरण का था, रेलवे दोहरीकरण का। बाबू हुकुम सिंह जी ने बड़ा मुद्दा वो उठाया, और दूसरा मेरठ से पानीपत के लिए रेलवे लाइन की बात हुई थी। आज लोग वो पूछने लगे कि भाई उस समय सरकार ने वादे किए थे। आज आपसे वो सवाल मैं पूछ लेता हूँ जनता के बिहाफ से कि वो आज किस पायदान पर है?
हमारा सहारनपुर से चल कर के शामली, बागपत और दिल्ली को जाने वाला जो रेलवे ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक नहीं था। हम लोगों ने प्रयास किया इसको दोहरीकरण अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का। इस इलेक्ट्रिफिकेशन का, इस रूट का लगभग सब काम कंप्लीट हो चुका है। इस ट्रैक को लेकर के स्पीड का भी एक विषय था। लोगों की ये बात आती रहती है कि इस ट्रैक पर, इस रूट पर लंबे रूट की ट्रेन चल जाएं, स्पीड वाली ट्रेनें चल जाएं, ऐसा लोगों की तरफ से विषय आया है। और मैं पिछले लगभग 2-2.5 साल से इस काम पर लगा हूं और इसका परिणाम ये निकल कर के आया है कि जो इसकी स्पीड हम लोग शुरुआती दौर में देखने का काम करते थे, मात्र 70-75 की स्पीड का ट्रैक देखने को मिला। जब 70-75 की स्पीड का ट्रैक होता है तो हाई स्पीड की ट्रेन चलाना कठिन होता है। सरकार के सम्मुख बात रखेगी, माननीय मंत्री जी अपने अश्विनी जी के सामने बात रखेगी। उन्होंने इस बात पर गंभीरता से चिंतन मनन किया है, इस ट्रैक का निरीक्षण परीक्षण कराने का काम किया है। अब आज की तारीख में 110 की स्पीड का ट्रैक बन चुका है। साथ ही साथ दोहरीकरण का विषय जरूर है, लेकिन दोहरीकरण का विषय भी अभी थोड़ा उसमें समय लगने की स्थिति हमें लग रही है। जहाँ तक रेलवे के संबंध में और व्यवस्थाओं को ठीक करने का विषय है, क्योंकि रूट बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, रूट की व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी प्राथमिकता में है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा रेलवे स्टेशन शामली का है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उस पर नहीं थी, अच्छी टिकट विंडो नहीं थी और प्लेटफार्म अच्छे नहीं, बैठने की व्यवस्था पूर्णतया बेहतर नहीं है। उन सब चीज़ों को देखते हुए अमृत भारत सरकार ने जो योजना चलाने का काम किया है, माननीय मंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया है और उस आग्रह को स्वीकार भी किया है सरकार ने। स्वीकार करने के बाद अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे के स्टेशन को शामिल करने का काम किया है, जिसका पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन करने का काम किया है, जो डेवलप होकर के बहुत अच्छी सुविधाएं और व्यवस्थाएं वहाँ पर आने वाले समय में पूरा होने के बाद देख पाएंगे लोग। एक पानीपत, जो मैंने सवाल आपसे पूछा पानीपत और मेरठ का, उसके लिए आप बताइए। मेरठ पानीपत रूट के लिए हम लोग पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ अंदरूनी कुछ रुकावट हमें देखने को मिली है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब चीज़ें सरकार के संज्ञान में रहने के बावजूद उन चीज़ों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों लगभग 15 दिन पहले ही पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था, उस दौरान भी हम माननीय मंत्री से मिलकर के इस बात का आग्रह करने का काम किया है। उस समय हम भी और माननीय मंत्री संजीव बालियान जी भी दोनों व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से समय लेकर के उस रेलवे ट्रैक के बारे में बातचीत कर के आए थे। उन्होंने कहा कि अंडर प्रोसेस है और ये कई जगह के ये फाइल निकल करके आनी होती है, तो वो प्रक्रियाधीन है। लेकिन सर, ये 14 से मुद्दा है। हुकुम सिंह जी के समय से जब थे तब उन्होंने मुद्दा बड़े जोरों शोरों से अखबारों में खबर आई, क्योंकि अब ये पूछने भी लगे हैं लोग, क्या सांसद जी की सरकार सुन नहीं रही? क्या इतना लंबा समय प्रयास हो रहा है, ये चीज़ें हम पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि ना सुनने वाला विषय हो। कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं, कुछ समस्याएं होती, उन्हीं की वजह से विलम्ब होता है। सरकार के लेवल पे विलम्ब नहीं है, कुछ जो समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया जा रहा है और आप लोगों को मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसमें मुझे अब ज़्यादा कोई समस्या नहीं लगती हो, प्रक्रियाधीन है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में उसका परिणाम भी हम लोग देख पाएंगे। एक केंद्रीय विद्यालय की बात आप लोगों ने की थी, आज वो कहीं दिख रहा है? केंद्रीय विद्यालय के प्रपोजल हमें जनपद शामली के लिए, क्योंकि यहाँ जनपद शामली के अंदर केंद्रीय विद्यालय नहीं है, उसकी डिमांड मैंने पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया था। माननीय मंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उस मांग को कर चुका हूँ। उसकी ज़मीन की प्रक्रिया यहाँ से जिला स्तर से बन करके के स्टेट लेवल पर गई थी और स्टेट लेवल पर उसमें कुछ क्वेरी लगी थी। क्वेरी लगने के बाद फिर से वो फाइल वापस शामली में आई थी, यहाँ से फिर से बन करके वो स्टेट गवर्नमेंट को गई, स्टेट गवर्नमेंट से वो केंद्र सरकार को जाएगी और जब वहाँ प्रदेश सरकार से निकल कर केंद्र सरकार को चली जाएगी ज़मीन की प्रक्रिया, तो वो सारी पूरी होने के बाद ही उस पर स्वीकृति की प्रक्रिया हम देख पाएंगे। मान लें कि अभी 24 तक शायद
अभी रुकना, इंतजार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज ही लखनऊ जा रहा हूँ और वो जहाँ जिस जगह पर वो रुकी है राजस्व विभाग में है, ज़मीन का मैटर राजस्व डिपार्टमेंट से निकाला जाता है, तो वहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से प्रमुख सचिव राजस्व का जो काम देखते हैं, उसकी ज़मीन का प्रस्ताव जहाँ रुका है उसको वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ। कल ही जा करके उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके उसको केंद्र सरकार को भिजवाने का। एक क्षेत्र का सवाल और एक बड़ा सवाल हो गया, सड़कों पर काम हो रहा है, लेकिन जगह जगह जो चौराहे बनाए गए, जैसे बलवा की बात करें आप, कलेक्ट्रेट के सामने जो अभी मौजूदा है कलेक्ट्रेट जो अभी चल रही है तहसील में, वहाँ के चौराहे की बात करें, ऐसे हादसों को न्योता देते हुए वो सड़कें दिख रही है। उस पर जो है जनता कहीं ना कहीं एक डरी हुई है कि सरकार ऐसे इसको अधूरा जो छोड़ दिया गया है। अभी हम जैसे दिल्ली या शामली से हम सहारनपुर तक आपके पास आ रहे थे, वहाँ पर ऐसे पुल जो है वो आज अधूरे पड़े हैं, इंतजार तो लोग कर ही रहे हैं। अब आप देख पाएंगे कि ये सड़क जिस सड़क से आप गुजर करके आए हैं सन 2010 में स्वीकृत हुई थी, सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की। उसके बाद 2012 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, यानी कि वो 7 साल बीते हैं जिन 7 सालों में सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने पैसा देने का नाम नहीं लिया। 2012 में हम लोग विधायक हुए थे, विधायक होने के नाते मैंने इस सड़क के बारे में बार बार विधानसभा में मांग उठाने का काम करता रहा, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। 2017 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम विधायक बने गंगों से, तो मैंने सरकार के सम्मुख इस विषय को रखने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करने का काम किया, माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो उस समय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम देखते थे, उनके समय इस विषय को रखने का काम किया है। और उसके बाद इस पर पैसा जारी हुआ, और पैसा जारी होने के साथ साथ इस पर काम तेज़ी से पूरा हुआ है। शामली से लेकर के पूरा दिल्ली तक जाने वाला रूट है, उधर उस साइड में कंप्लीट हो चुका है। 2-3 जगह इधर शामली से सहारनपुर वाले पोर्शन में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंटों पर या तो रेलवे के ओवरब्रिज बनने हैं या नहर के पुल बनने हैं, और वही काम बाकी शेष है। बाकी लगभग 99% काम पूरा है। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो शेष हैं। अच्छा, प्लानिंग में कैसा क्या जनता को 24 से पहले, क्योंकि अब समय कम है, आप लोग जनता के बीच जाएंगे, सवाल आपसे पूछेंगे, जो सवाल कुछ मैंने आपसे किए हो सकता है ये सवाल भी आपके सामने ज़रूर आए, तो ऐसी कौन सी प्लान में आप लोगों की रणनीति में है कि वो काम अधूरे है, अब आप चुनाव से पहले वो सब पूरे कराएंगे, उन पर प्रयास चल रहा है, या अभी जो है फाइल कहीं अटकी है? वैसे तो लगातार समस्याएं आती रहती हैं। जो समस्याएं आती रहती हैं वो तो छोटे लेवल की हों चाहे बड़े लेवल की हों, उनको लगातार प्रयास करने का काम किया जाता रहता है। अल्टीमेटली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा समस्याओं का समाधान करने का काम किया गया है। स्वतः संज्ञान लेकर के उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया गया है। जिन समस्याओं का समाधान दूसरी सरकारें के दौरान लोग शोर मचाने का काम करते थे, धरने प्रदर्शन आंदोलन करने का काम करते थे, तब भी समस्याओं का समाधान नहीं होता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसने स्वतः संज्ञान लेकर के उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। जो समस्याएं लगातार लोगों के सामने दिन प्रतिदिन आती थी, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर गैस के सिलेंडरों का वितरण होने का काम किया है। और एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को मारामारी करनी पड़ती थी, सिफारिश, सर महंगे भी है, सब सिफारिशें करानी पड़ती थी, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, और आप लोग देखते हो तो ब्लैक में लेने के लिए लोग मजबूर थे। लेकिन आज की तारीख में गैस के कनेक्शन की कोई समस्या नहीं है, गैस के सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। गैस का सिलेंडर लोगों के घरों में पहुंच रहा है, न कि गैस के गोदाम पर लाइन लगानी पड़ रही है। ठीक है, ये सवाल आपका भी ठीक है, जवाब ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि 1100 रुपये में पहले ब्लैक में सिलेंडर, 1000 रुपये में ब्लैक सिलेंडर मिल जाए, 400 रुपये में मिलता था सर, तो ब्लैक वाले रेट तो आज सर सिलेंडर के आपको एजेंसी पे दे के आने पड़ रहे हैं। नहीं, हमारे सरकार के दौरान मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्या नहीं है, पर्याप्त रूप से लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
पर्याप्त रूप से गैस का सिलेंडर भरने की जो प्रक्रिया है लोगों तक घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। थोड़ा बहुत महंगाई का कुछ विषय कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार इस पर गंभीर होकर के काम करती है। किसी भी प्रकार की समस्या लोगों के सामने न बने, ऐसा प्राथमिकता में सरकार की रहता है। आप तो लोग देख पा रहे हैं कि सड़कों के मामले में हम लोग अगर सहारनपुर से जाने की बात करते थे, 5 घंटे से पहले हम लोग दिल्ली पकड़ नहीं पाते थे। सड़कों के मामले में कितना ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट करने का काम किया है, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। अगर हम शामली की ही अपने पार्लियामेंट के क्षेत्र की ही बात करें, हमारा जनपद शामली छोटा ज़रूर है, लेकिन आसपास के ज़िलों में भी 5-5 हाईवे आप लोग नहीं देख पाओगे जो हमारे शामली के अंदर आ जाए। ठीक है, ये उपलब्धि है, हाईवे की उपलब्धि है, लेकिन एक मुद्दा महंगाई आपको लगता है कि आपको इस बार ये तकलीफ दे होगा चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ दे नहीं है। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल पा रही हैं, समस्याएं नहीं हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित होने का काम हो रहा है। जो मूलभूत विषय हैं सरकार ने उन पर फोकस करने का काम किया है, उनका निराकरण करने का काम किया है, और अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम सरकार ने सुना। महंगाई मुद्दा नहीं? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई अपने आप में एक विषय जरूर लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई स्थिति है। अब जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो गन्ना बेल्ट है साहब। 641 करोड़ रुपए जब धरना दे रहे थे आरएलडी के लोग, तब तक, उसके बाद शायद कुछ भुगतान हुआ है। तीनों शुगर मिल पर, मैं शामली की बात करूंगा, मेरे पास सहारनपुर का आंकड़ा तो नहीं है जो आपके यहाँ पे 2 विधानसभा है, लेकिन तीनों पे 641 करोड़ का भुगतान। सरकार ने 14 दिनों में गन्ना भुगतान का वादा किया था। आपने उसके लिए क्या कदम उठाए कि उनका भुगतान हो सके, किसानों को राहत मिल सके? पिछले दिनों हम लोग की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोग जनप्रतिनिधियों को बुलाने का काम किया था, तो उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस विषय को रखने का काम किया था। और पिछले दिनों जब दिवाली का समय था, दिवाली के समय में मैंने सभी यूनिट हेड को बुला करके, कमिश्नर को यहाँ से बुला करके, डीएम के बीच में बैठ करके हम लोगों ने सभी तीनों यूनिट हेड जो शामली जनपद के पड़ते हैं उनको बुला करके टारगेट देने का काम किया था। अतिशीघ्र 20-20 करोड़ रुपए का तो कम से कम आप दिवाली के इस त्यौहार पर किसानों का भुगतान करने का काम किया जाए, तो उन्होंने उसको सुनिश्चित करने का काम किया गया था। 20-20 करोड़ रुपए का उस समय भुगतान कराने का काम किया गया था। लेकिन अल्टीमेटली ये समस्या हमारे शामली जनपद में ही है, लेकिन अल्टीमेटली पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसा विषय नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर चीनी मिलों का भुगतान अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लेवल पर भी ये समस्या नहीं है। सहारनपुर के लेवल पर अगर समस्या है, एक बजाज शुगर मिल है जो थाना भवन में भी है, और हमारे यहाँ सहारनपुर में भी एक मिल उनकी है, तो वही लोग ज़्यादा समस्या पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो शामली की मिल है वो भी समस्या पैदा करने का काम कर रहे हैं। उनकी मिल के लिए जहाँ तक हमारे पास जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, उनके लिए हम लोग भी प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम लोग लगातार पेमेंट को करने का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग पेमेंट नहीं छोड़ पाएंगे। तो कहने का विषय है, हमारा पूरा प्रेशर इस बात को लेकर के है कि किसानों का भुगतान की समस्या है, उसको प्रायोरिटी पर चीनी मिलों को करना चाहिए। लेकिन सर, चुनाव से पहले तो आप कहते थे 14 दिन में हो जाएगा भुगतान। अब किसान उम्मीद तो करेगा, अपेक्षा आपसे करेगा कि नहीं करेगा? आप बिल्कुल, ये बात जेन्युइन है, लेकिन इस बात को लेकर के जनरली आप पूरे स्टेट के हिसाब से अगर देखें तो गन्ने के भुगतान की पूरे स्टेट के लेवल पर समस्या नहीं है। शामली के लेवल पर जरूर कुछ चीनी मिले जानबूझ करके समस्या को पैदा करने का काम कर रही है। बागपत की हालत देख लीजिए, मुजफ्फरनगर की हालत देख लीजिए, आगे बिजनौर में देख लीजिए। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर के लेवल पर समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश के लेवल पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो 1-2 चीनी मिले हैं वो जानबूझ करके इस प्रकार की समस्या पैदा करने का काम करें। हम उनको कहना चाहते हैं कि किसानों की समस्या है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, प्रायोरिटी पर उनका भुगतान करना चाहिए। सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि जो बंद चीनी मिलें हैं उन बंद चीनी मिलों को भी चलाने का काम किया जाए। हमारे सहारनपुर के अंदर भी एक गागलहड़ी चीनी मिल जो थी वो बंद पड़ी थी, उसको चलाने का काम किया गया। इसी प्रकार से बिडवी शुगर मिल है, उसको भी चलाने का सरकार प्लान कर रही है। इस सीजन में वो भी चल जाएगी। एक हमारी टोडरपुर में शुगर मिल बंद थी, वो भी संभावना है कि इस बार के सीजन में चल जाएगी। और कहने का आशय ये है कि जहाँ जो समस्याएँ चीनी मिल पैदा करने का काम कर रही हैं, इस प्रकार से उनको गन्ने का आवंटन इस प्रकार से करने का काम किया जाए ताकि लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना न पड़े। चलिए ठीक है, आपका ये
जवाब है, दावा हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि अभी समस्याएं अगर ग्राउंड पे देखें बहुत है। लेकिन मैं अगले सवाल आपसे ले लेता हूं। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बना, विधानसभा चुनाव में बना, अब 24 का चुनाव है तो किसान इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आवारा पशु सड़कों पर इस तरह खुले घूम रहे हैं कि कोई भी हादसा जो है, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है जब हादसे नहीं आते। उसके लिए बात तो की जा रही है सरकार की ओर से कि हम लोग उसको गौशाला में व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आज भी आप देखिए पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है सड़कों पर आपको आवारा पशु नजर आएंगे। ये सब आपके सामने भी मिलते होंगे, रास्ते में सड़कों पर आप चलते तो आपको भी दिखाई देते होंगे। उसमें बात होती है, उसका समाधान होगा या लगता है कि चुनाव तक ये सब सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? देखिएगा, आवारा पशुओं की समस्या ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि गौशालाएं बना करके वहाँ उनको स्थापित करने का काम किया जा सके। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इनको कटान के लिए भेज दिया जाए। ऐसा सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है तो ताकि इनकी कुछ व्यवस्था ऐसी बन सके ताकि आवारा पशुओं से जो समस्या बनी है उसका समाधान हो सके, सरकार की प्राथमिकता में। अब थोड़ा सा मैं राजनीतिक सवाल आपसे कर लेता हूँ। कितनी आप लोग लग रहा है कि चुनाव में आप आसान हैं, आप लड़ेंगे या फिर कोई दूसरा भी लाइन में है? अभी लाइन में तो लगने वाला विषय तो मैं नहीं कह सकता हूँ कौन कौन लाइन में है, लेकिन हम लोग तो, मैं आपको स्पष्ट पहले भी कर चुका हूँ, हम लोग लोकसभा का चुनाव एक बार लड़ चुके, 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में आदमी आ जाता है तो चुनाव हमेशा उसकी प्राथमिकता रहती है चुनाव लड़ना, और हमारी प्राथमिकता में ही चुनाव लड़ना अगला भी। कोई संकोच ही नहीं इस मामले को लेकर के। लेकिन क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ही की विधानसभा में आप ही गुर्जर बिरादरी से आते हैं। वीरेंद्र सिंह बड़ा एक नाम है, उनके बेटे आजकल तैयारी कर रहे हैं गांव में, रैन बसेरा उधर जो है शामली इलाके में, तो उन्होंने किया हुआ है कहराना कि आपके ऊपर ये आरोप है गांव में कि आप तो उधर जाते ही नहीं, आप तो सहारनपुर की 2 विधानसभा में हैं। ये ऐसा आपका मानना गलत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप आईडी उठा करके देखिएगा, आप चेक करिएगा, मेरी प्रतिदिन की एक्टिविटी आप चेक कर लीजिएगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई दिन मेरा खाली नहीं रहता, कोई दिन मेरा क्षेत्र की जनता से दूर जाने वाला नहीं रहता। कंटिन्यू लोगों की सेवा करने की मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है। हमें राजनीति को बिजनेस नहीं बनाया, हमने राजनीति को जो कदम रखा है वो एक सेवा भाव से कदम रखा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमेशा मेरी विचारधारा में ये शामिल रहा है। हमारे पिताजी ने भी जो राजनीति 5 बार का विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ की है, उन्होंने हमेशा जनता की सेवा बेहतर तरीके से करने का काम किया है, और उन्हीं से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्हीं के से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीति में केवल सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। मेरा कभी उद्देश्य ऐसा नहीं रहा है कि मेरा व्यक्तिगत कोई अपना काम मुझे साधना हो या कुछ बिजनेस के विषय को लेकर के मैं राजनीति करने का काम करूं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, जनता की सेवा करना, जनता की भलाई के लिए काम करना। उसके लिए मैं अधिक से अधिक समय अपनी जनता को मैं दे पा रहा हूं। वो किसी को, अगर मैं ये नहीं कह सकता कि वो किस दृष्टिकोण से उस बात को कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी हमेशा प्राथमिकता जनता रही है। एक सवाल जयंत चौधरी को लेकर भी आप जवाब दे। तो जयंत चौधरी को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो जो है शामिल हो सकते हैं। आपके नेता कहीं स्वागत करते हैं कि वो आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वेस्टर्न यूपी के कई ऐसे नेता हैं, उनके लिए अपनी सीट पर दावेदारी कहीं मुश्किल में आ जाएगी? आपको उसका फ़ायदा नुकसान आप उसको कैसे देखते हैं अगर वो शामिल होते हैं आपके साथ, जैसे आपके नेता कहते हैं? देखिएगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के या उनके विचारों से विचार मिला करके कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और ये पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, छोटे छोटे लोग भी आते हैं। हम लोग आए, हम लोग भी पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए, 2016 में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत सम्मान देने का काम किया, हमारा अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट उन्होंने किया है। हमें विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, कहीं कोई समस्या नहीं। आएगा उसका स्वागत है,
एडजस्टमेंट उसका करना पार्टी का काम है। आना चाहिए, आप भी चाहते हैं, स्वागत करेंगे? नहीं, आते हैं तो विचारधारा से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो स्वागत है, पुरजोर स्वागत है। खबर तो ये भी चली थी कि कुछ आप ही के नेता वो उधर चले जाएंगे। हालांकि वीरेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कुछ अंदर खाने आपके पास भी रिपोर्ट है क्या? नहीं, मेरे पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है, ना कोई जानकारी मुझे इस प्रकार की है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले हैं। हम लोग एक लाइन बना करके पार्टी के अनुशासन को फॉलो करने का काम करते हैं। हम अनुशासन से बाहर नहीं जाने वाले हैं और अनुशासन में रह करके अपनी पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ चुनौती बनेगी अगर अलग लड़े वो आरएलडी? हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में पहले भी आई हैं, लेकिन चुनौतियों को हम लोगों ने सहर्ष तरीके से स्वीकार भी किया है और उनको पार भी पाने का काम किया है। लगातार जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, चुनौतियां स्वाभाविक रूप से आती हैं, बनती हैं, लेकिन जब हम लोग एक मत होकर के एक सुर में काम करते हैं, पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं और सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो उसका परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिलता है। एक आखिरी सवाल बस मेरा आपसे, अंदरूनी आपको पार्टी में भी लग रहा है कि कुछ चुनौती आपके सामने सीट पर, दावेदारी पर, या चुनाव के समय आपको अंदरूनी, मैं आपकी पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, आपकी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, कुछ लग रहा है कि कुछ सामने आएगी? क्योंकि विपक्ष के सामने, विपक्ष होगा वो एक अलग बात है, विपक्ष से आपका चुनाव होगा, लेकिन अंदरूनी पार्टी में कुछ नेता, कुछ चुनौती आपके सामने बनते दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि? ईमानदारी से बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के मीडिया के अंदर ही कोई ऐसी बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है। पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है, सब लोग अनुशासन से काम करने वाले लोग होते हैं और अनुशासन से ही सब लोग काम करेंगे। पहले भी जब हम लोगों को पार्टी ने सिंबल देने का काम किया था, उस समय भी हल्की फुल्की कुछ बातें रहती हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेता उसको सबको ठीक कर लेने का काम कर लेता है। टिकट को लेकर आश्वस्त है? टिकट को लेकर के मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। टिकट को लेकर के ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है और हमेशा हम लोग तो बेहतर तरीके से जनता की सेवा का काम करने का कार्य करते रहते हैं और पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं और पार्टी को मजबूती कैसे मिल सके, यही मन में लेकर के काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रदीप चौधरी जी थे। तमाम क्षेत्र के सवालों का भी उन्होंने शालीनता से जवाब दिया और आश्वस्त वो अपनी सीट को लेकर है, लेकिन जनता तय करेगी कि 2024 के चुनाव में वो किसको इस बार जो है वो सांसद चुनने जा रही है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली कैराना लोकसभा।